तो आज हम लोग शुरू करते हैं भाव चिंता। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ही ध्यान से आप लोग थोड़ा देखिएगा और कहीं कोई दिक्कत हो तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो मेरे ख्याल से ज्योतिष का करीब 80% निचोड़ इसी के अंदर है, भाव चिंता चैप्टर के अंदर। तो ये हाँ, तो ये इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, ये आप लोगों को मैंने वैसे आप बीच बीच में बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं कि जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं वो भाव, या जो भाव शुभ ग्रह से ग्रस्त होते हैं वो भाव उत्तम फल देते हैं। अगर किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह मीन्स कि नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों, किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह से ग्रस्त हों तो वह उत्तम फल देता है। जो भाव अपने स्वामी के साथ होता है वह भी शुभ फल देता है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से ग्रस्त हो तो वो भी शुभ फल देता है। मतलब शुभ फल मिलने के लिए क्या कंडीशंस हैं? शुभ फल मिलने के लिए कंडीशंस ये हैं कि भाव में भाव का स्वामी बैठा हो, भाव को भाव का स्वामी देख रहा हो, भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तो ये भाव के अच्छे होने के लिए कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो भाव अच्छा होता है, हम कहते हैं कि भाव बली है। ऐसे ही करके हम लोग भाव, भावेश और कारक, तीन चीजों का बल निकालते हैं कि भाव कितना बली है, भावेश कितना बली है, कारक कितना बली है। तो सबसे पहले हम भाव की बात करेंगे। तो भाव के लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि भाव का स्वामी भाव में हो, या भाव का स्वामी भाव को देख रहा हो, या भाव में कोई भी उच्च राशि का स्वामी बैठा हो, चाहे वो पाप ग्रह हो कोई भी, या भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, या भाव शुभ ग्रह से ग्रस्त हो, तो वो भाव मजबूत होता है, वो भाव से शुभ फल मिलते हैं आपको। सर हाँ, अब मान लो कि 6, 8 और 12 ये भाव है, तो वो मजबूत है, तो वो तो उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा? आप देखिए ना, 6, 8, 12 भाव है, जो भी भाव है उसके अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है वो वाला भाव आपका, ठीक है ना। और आपका क्या नाम है, या अपने स्वामी से के साथ स्वामी से युक्त है, तो सीधी सी बात है कि मतलब आपको रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी, ऋण से लड़ने की क्षमता मिलेगी, आपको जो भी शत्रुता से है, शत्रुता से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। मतलब आपको उस भाव के फायदे होने स्टार्ट हो जाएंगे ना। और दृष्टि भी होती है, फर्क पड़ेगा है जी। और भाव की दृष्टि उस पे हो तो भी वो उतना ही बढ़ेगा ना ग्रह की। हाँ बिल्कुल, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठा हो, या शुभ ग्रह उस भाव का स्वामी बैठा हो, या भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तो भाव मजबूत हो जाता है। तो फिर लग्नेश भी सर जब बैठेगा तो वो भाव की वृद्धि करता है, ऐसा भाव की वृद्धि करेगा। अभी आगे आ रहा हूं मैं, अभी पहले थोड़ा सुन लीजिए आप। करीब 35-40 मिनट तक हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उससे आइडिया आपको हो जाएगा, सारी चीजें आपकी सारी चीजों का प्रश्न का जवाब यही मिल जाएगा आपको इस सारे पॉइंट्स के अंदर ही। इसमें एक चीज है, जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव को देख रहे हैं, दृष्टि है, वो उस भाव से ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, खाली भाव का बल ही नहीं लेना हमको तीन चीज का बल लेना होता है, भाव का, भावेश का और कारक का। तीन मैंने चीजें बताई आपको, भाव, भावेश और कारक। जैसे प्रथम भाव है तो प्रथम भाव का बल हमें लेंगे। भाव में हम देखेंगे भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा है क्या, भाव का स्वामी भाव में बैठा है क्या, भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं क्या, भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं क्या, भाव शुभ पत्री योग में है क्या, भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हैं क्या, तो हम कहेंगे भाव बली हो गया। उसके बाद भावेश देखते हैं, यानी उस भाव का स्वामी कहाँ गया, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या कहाँ बैठा है, उसको देखते हैं। फिर कारक देखते हैं कि उस भाव का कारक कहाँ गया। हर भाव के स्थिर कारक हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। पहले भाव का स्थिर कारक सूर्य होता है, दूसरे भाव का स्थिर कारक गुरु होता है, तीसरे भाव का स्थिर कारक मंगल होता है, चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्र होता है। तो ऐसे आपको ये कारक सबके याद हैं। कलानी साहब, याद हैं कारक सारे आपको? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कारक होते हैं तो तीन, मतलब किसी भाव के फल जो डिपेंड करेंगे देसाई साहब, वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि भाव, भावेश और कारक तीनों में दम कितना है। ये कारक सर एक से ज्यादा कारक है। कारक एक से ज्यादा नहीं होता, स्थिर कारक एक होगा एक भाव का। क्यों 10वें का? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, उसी पे आ रहा हूँ, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको आप सोच रहे होगे ना 10वें में सूर्य भी है, बुध भी है, शनि भी है, हाँ, उस तरह से आप लगा रहे हो। 6th हाउस का भी सैटर्न और मंगल दोनों बोलते हैं। देखिए अच्छा आकांक्षा आ गई है, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा के कारक के बारे में, कि
बृहद पाराशर में ऋषि पाराशर ने स्पेसिफिकली कहा है कि मंगल कारक है छठे का, लेकिन हर भाव के दो दो कारक हो सकते हैं। एक कारक होता है स्थिर कारक, एक होता है चर कारक। अगर हमें शत्रुता देखनी है तो मंगल से देखेंगे। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज म्यूट कर लीजिए सब लोग, कोई ना बोले, आधा घंटा थोड़ा अच्छा रहेगा। सर प्लीज, आप सब हाउस के स्थिर कारक एक बार बता देंगे? हाँ मैं बताता हूँ। आप लोग जरा म्यूट कर लीजिए। कलानी साहब आप म्यूट करिए जरा। सर आप ही म्यूट कर दीजिए। यहाँ से म्यूट हो नहीं पाता यार, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो ठीक है। देखिए सबसे भाव के स्थिर कारक जो हैं, पहले भाव का सूर्य है, दूसरे भाव का गुरु है, तीसरे भाव का मंगल है, चौथे भाव का चंद्रमा है, पांचवें भाव का गुरु है, छठे भाव का मंगल है। लेकिन अगर रोग देखना हो तब हम शनि पे आते हैं, तब शनि चर कारक बन जाता है हमारा। लेकिन अगर भाव का कोई एक कारक बोले, जिसे कहते हैं कि इस भाव के लिए किसको प्रोप्राइटरशिप दे रखी है, तो वो मंगल को दी हुई है छठे भाव के लिए। पांचवा किसका सर बताया आपने? पांचवा गुरु, छठा मंगल, सातवां शुक्र, आठवां शनि, नौवां गुरु, 10वां बुध। लेकिन उसके अंदर सूर्य भी आता है और शनि भी आता है जब कर्म के कारक की बात होती है। क्योंकि हम लोग क्या है कि प्रोफेशन की जब बात करते हैं तब हम लोग शनि भी लेते हैं कारक उसका, सूर्य भी लेते हैं जब प्रोफेशन की बात करते हैं। ये खाली 10वां भाव खाली प्रोफेशन ना होके 10वां भाव आपकी जिंदगी का कर्म फल है, वो आपकी पूरी जिंदगी का कर्म है, खाली प्रोफेशन नहीं है 10वां भाव। तो जब जिंदगी कर्म की बात होती है तो प्रोप्राइटरशिप जो इसकी है वो बुद्ध के पास है, कि जिंदगी कर्म आपके जब भी अच्छे होंगे जब आपकी बुद्धि, आप बुद्धि से काम करेंगे। आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है कि आपकी जिंदगी के कर्म जो भी हैं, आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो सब अच्छे तरीके से काम को फलित करें। तो इसलिए बुद्ध का कारक जो है स्थिर कारक माना गया है। लेकिन जब अगर प्रोफेशन की बात करते हैं तब हम लोग कहते हैं कि शनि 10वें भाव का कारक देख लेते हैं, शनि को भी देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, स्थिर कारक अलग हैं, चर कारक अलग हैं। स्थिर कारक वही है, स्थिर कारक 10वें भाव का बुध ही होता है, 11वें भाव का बृहस्पति होता है और 12वें भाव का शनि होता है। ये स्थिर कारक हैं। इनके अलावा जो भी कारक डिफरेंस क्या है स्थिर कारक और स्थिर कारक में? स्थिर कारक तो ये है कि मतलब एक भाव को भाव की बल निकालने के लिए, जैसे भाव का बल जो होता है ना, भाव का बल 3 चीज पर डिपेंड करता है, भाव पे, भावेश पे। भाव का स्वामी, यानी भाव का स्वामी कौन है, भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, हर भाव के लिए एक, जैसे राशियों को लॉर्डशिप दी हुई है, ऐसी हर भाव का एक लॉर्डशिप दी हुई है ज्योतिष के अंदर, कि भाई पहले भाव का कारक जो होगा वो सूर्य होगा। क्योंकि पहले भाव से हम लोग तन देखते हैं तो हेल्थ है, यश है, पहले भाव से देखते हैं, तो इसलिए सूर्य कारक बोला जाता है पहले भाव को। दूसरे भाव से हम लोग धन देखते हैं तो दूसरे भाव का कारक गुरु बोला जाता है। तीसरे भाव से हम लोग बल देखते हैं। कुंडली का एक एक शब्द याद रखिए ना, आप जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, मैंने वो याद रखिए कि पहला भाव होता है तन, दूसरा भाव होता है धन, तीसरा भाव होता है बल, चौथा भाव होता है सुख। सुख चूंकि माता की गोद में मिलता है और माता की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए उस भाव का स्थिर कारक चंद्रमा है। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदनी हो या गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो या मकान खरीदना हो तो चौथा भाव देखेंगे, लेकिन फिर शुक्र देखेंगे। ठीक है, तो स्थिर कारक जो आपका है, स्थिर कारक बेसिकली वो हैं जो कुंडली के भाव के हिसाब से बनाए गए हैं, जो ज्योतिष ने बनाए हैं, ऋषि मुनियों ने इनको डिफाइन किया है। 5वें भाव से हम लोग संतान देखते हैं तो गुरु को बनाया। छठे भाव से हम लोग रोग ऋण शत्रुता को देखते हैं, तो उन्होंने कहा भाई शत्रुता है, झगड़ा है, मारपीट है, लीगल केसेस हैं, तो मंगल को बना दिया। 7वें का शुक्र को बना दिया क्योंकि सप्तम का है, स्पाउस का है। 8वें का शनि को बना दिया, आयु का है। सर स्पाउस के लिए आपने शुक्र बोला, लेकिन शुक्र और गुरु दोनों नहीं होंगे, मेल और फीमेल के लिए अलग होता है ना? हाँ, अभी वो चार कारक में आएगा, वही मैं बता रहा हूँ। अभी स्थिर कारक जो है, देखिए जब तक विवाह नहीं हुआ, चाहे आप स्त्री की पत्री देखें चाहे आप पुरुष की पत्री का देखें, तब तक आपको कारक शुक्र ही देखना पड़ेगा। लेकिन जब वो बात करेगी कि मेरे पति के कैसा है, मेरे पति रहेगा या मेरे पति की आदत कैसी होंगी, या जो हम पढ़ाएंगे 7वां भाव को, तब आप गुरु देखेंगे पति के लिए कारक। लेकिन जब तक स्त्री का विवाह नहीं हुआ या जब तक पुरुष का विवाह नहीं हुआ, तब तक कारक जो है वो शुक्र ही है।
अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़की कहती है जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो खाली गुरु नहीं देखना आपको, आपको शुक्र भी देखना है उसका, कि शुक्र की दशा उसकी है या नहीं है, शुक्र उसका कमजोर तो नहीं है, क्योंकि उसका विवाह नहीं हो रहा। हाँ, विवाह उसका हो गया, फिर वो कहती है, कोई भी क्वेश्चन करती है वो कि मेरे वैवाहिक जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको गुरु भी देखना है उसका, क्योंकि गुरु अब उसका पति कारक हो गया। ओके ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिर कारक चर कारक में थोड़ा सा फर्क है। चर कारक तो चेंज होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के हिसाब से, कि उस भाव से आप क्या क्या चीजें देखते हैं, उनके हिसाब से चर कारक चेंज होते रहते हैं। लेकिन स्थिर कारक तो वो है कि जब उस भाव की बात करेंगे, जब तन की बात करेंगे तो सूर्य, जब बल की बात करेंगे तो मंगल, जब सुख की बात करेंगे तो सीधा आपका चंद्रमा, संतान की बात करेंगे तो वो पांचवा भाव आपका रिपु भाव होता है, रिपु की बात करेंगे तो मंगल, रोग ऋण शत्रु तो डाला गया है उसके अंदर, बल्कि पांचवें भाव को रिपु भाव बोला गया है एक वर्ड के अंदर। छठा भाव संघर्ष का भाव होता है शनि, सातवां भाव स्पाउस का भाव होता है, दारा भाव बोलते हैं जिसे, पत्नी का भाव बोलते हैं, शुक्र। आठवां भाव आयु का भाव होता है, आयु कारक शनि। नवा भाव आपका भाग्य कारक होता है गुरु। तो दसम भाव से आपका बुद्धि का कारक होता है, क्योंकि जितने भी कर्म आपने करने हैं, जो संसार में आप आए हैं, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने, तो इसलिए 10वें भाव का कारक बुध होता है। लेकिन जब आप नौकरी के बारे में बात देखेंगे तो बुध तो देखेंगे, साथ में आप शनि भी देखेंगे उसका, कि भाई शनि कैसा है या सूर्य कैसा है इसका। जब नौकरी की बात करेंगे, जब हम लोग 10वें भाव पे आएंगे तब हम बात करेंगे इसके अंदर। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज है। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ थे हम लोग, कहाँ कारक पे, स्थिर कारक और चर कारक पे थे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुंडली को आप सीधा ये जानिए, देखिए छठा भाव संघर्ष का भाव है कुंडली का, तो हर भाव का छठा भाव उसका संघर्ष है। आप ऐसे मान के चलिए, हर भाव का छठा भाव उसका संघर्ष है। चौथे भाव का संघर्ष निकालना हो तो चौथे भाव का संघर्ष आप कहां से देखोगे, तो चौथे से छठा काउंट कीजिए। तीसरे भाव का संघर्ष आप देखोगे कहां से है, तो तीसरे से छठा काउंट कीजिए। पहले भाव का संघर्ष आपने देखना है तो पहले से छठा काउंट कीजिए। यानी हर भाव का भोग भाव सातवां भाव होता है, हर भाव का संघर्ष भाव छठा भाव होता है, हर भाव का बल उसका तीसरा भाव होता है, हर भाव का सुख उसका चौथा भाव होता है। तो ऐसे करके एक शब्द दिया गया है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, कुंडली को डिफाइन करते वक्त या लघु पाराशरी के अंदर, उस शब्द के हिसाब से ही स्थिर कारक बनाए गए हैं। चर कारक तो ये है कि उनसे और बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वो चर कारक डिफरेंट डिफरेंट होते चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब इसको कुंडली में मैंने आपको ये बताया कि देखिए भाव बल, पहले तो हमें भाव का बल निकालना है कि भाव बली है या नहीं है, भावेश बली है या नहीं है, कारक बली है या नहीं है। तो भाव बली के लिए मैंने बताया कि भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, भाव को शुभ ग्रह देखता हो, या भाव का स्वामी साथ बैठा हुआ हो, या भाव का स्वामी भाव को देख रहा हो, या भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो, चाहे वो पाप ग्रह क्यों ना हो, सूर्य क्यों ना हो, शनि क्यों ना हो, मंगल क्यों ना हो, तो वो भाव बली हो जाता है, उस भाव के फल शुभ मिलते हैं। अभी एकदम शुभ फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भावेश पर, कारक पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आप ये लगा चलिए कि 33% आपको शुभ फल मिल गए अगर भाव बली हो गया तो। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद भाव चिंता में ऋषि पाराशर जी ने एक बहुत अच्छा वो कहा है मैत्रेय से। उन्होंने कहा है कि किसी भी भाव का विचार करना हो आपको, उसको लगन बना लो और उससे आप चेक करो कि केंद्र में, त्रिकोण में और दूसरे भाव में, आई रिपीट, किसी भी भाव का विचार करना हो आपने छठे भाव का विचार करना है, या सातवें भाव का विचार करना है, या आठवें भाव का विचार करना है, तो उसको लगन बना लीजिए। और लगन बनाने के लिए उसका केंद्र देखिए, उसका त्रिकोण देखिए, उसका दूसरा भाव देखिए।
चाहे तो आप लगन बना लीजिए, चाहे आप अगर वैसे ही काउंट कर सकते हैं तो वहीं से उसका केंद्र काउंट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी भाव का केंद्र जो होता है वो उससे पहला, चौथा, सातवां, 10वां होता है, उसका त्रिकोण पहला, 5वां, 9वां होता है। तो किसी भी भाव से आपको त्रिकोण काउंट करना है या केंद्र काउंट करना है तो वो तो आप काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा? जी हाँ सर, जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाव का, जिस भाव का विचार करना हो आपको चौथे भाव का विचार करना है या आपको 5वें भाव का विचार करना है, अगर आप वैसे काउंट नहीं कर पाते तो उस भाव को लगन बना, लगन बनाने के बाद केंद्र देखो, 1, 4, 7, 10 भाव देखो, 5, 9 देखो और दूसरा भाव देखो। सर लाभ नहीं देखना है, लाभ भी तो जरूरी अभी नहीं है। इसमें लाभ नहीं है। ओके इसमें जो चीज बता रहा हूँ आप वही सुनते जाइए खाली बस। ओके। और ये चीजों को अपने अंदर रख लीजिए देसाई साहब, बस हाँ घुमा हाँ के जैसे हाँ। मर्जी करके। तो केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय भाव, ये बोला गया है कि इस भाव को देखिए, अगर इन भावों में, मैक्सिमम भावों में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह का प्रभाव हो, मतलब कितने स्थान हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थान हो गए। यानी 7 स्थान में से अगर 4 स्थानों में शुभ ग्रह हो तो 4 में तो शुभ ग्रह हो नहीं सकते, क्योंकि शुभ ग्रह आपके है ही कितने, 4 ही है बेसिकली देखा जाए तो। शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा और बुध अगर अकेला बैठा हो तो दृष्टि हो, प्रभाव देखना है। चारों में चाहे ग्रह बैठे ना बैठे हो, लेकिन हो सकता है कि एक ग्रह को देख रहा हो, दृष्टि देख रहा हो, गुरु 2 दृष्टि से किसी को देख रहा हो, 2 भावों को देख रहा हो, तो वो भी चीज देखने वाली बात है कि 7 में से अगर 4 भाव में आपका शुभ प्रभाव है, चाहे शुभ ग्रह बैठे हैं वहां पे या शुभ ग्रहों का प्रभाव वहां पे है, दृष्टि वगैरह, तो आपका वो भाव बहुत बढ़िया होता है, उस भाव के फल आपको अच्छे मिलते हैं। ये बताया गया है कि जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव को आप लगन बना लीजिए और लगन बना के देखिए कि उस विचारणीय भाव से, उस भाव से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में का स्वामी शुभ ग्रह है या नहीं है। अगर स्वामी शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, स्वामी कोई ना कोई तो निकलेगा, शुभ ग्रह निकलेगा या अशुभ ग्रह निकलेगा या प्रभाव होगा किसी ना किसी का, तो वो आपको चेक करना है। अगर वो ठीक आ रहा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव की समृद्धि होगी, वो भाव का फल बढ़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं जब आप भाव की स्टडी करते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि भाव को लगन बना लीजिए और लगन बना के उसका केंद्र, त्रिकोण और दूसरा भाव देखिए कि उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं या उनके स्वामी कौन है। उनके स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं बहुत अच्छी बात है, उनके स्वामी, उनके उन भावों पे अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है या भावों में स्वामी जो है उनके उन भावों पे दृष्टि किनकी है वो चेक कर लीजिए। तो अगर शुभ प्रभाव ज्यादा है तो कहेंगे कि भाई अच्छा है। अगर अशुभ और अशुभ प्रभाव दोनों बराबर ही है कि भाई अशुभ भी बैठे हुए हैं, शुभ भी बैठे हुए हैं, तो समझो मिश्रित फल होता है, तो फल मिश्रित होता है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि भाव की समृद्धि जब ही होगी जब ज्यादा प्रभाव शुभ प्रभाव होगा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नजर इस पर जरूर डाल लें जब पॉइंट ये आप कुंडली देखें। तीसरा पॉइंट आता है हाँ, वो कहता है तीसरा भाव, देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को। इस पॉइंट को जब तक आप नहीं समझ जाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भाव का स्वामी विचारणीय भाव से अष्टम स्थान में गया हो, पहले यही कर लेते हैं, नंबर 1 ले लेते हैं। किसी भाव का स्वामी विचारणीय भाव से अष्टम स्थान में गया हो या शत्रु क्षेत्र में गया हो तो उस भाव का नाश होता है। कब होता है नाश? अब ये नाश का मतलब क्या है, कैसे नाश होता है? देखिए, अगर आपको चौथे भाव का विचार करना है, सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं चौथे भाव का विचार करूं, तो चौथे भाव से अष्टम में गया हो, आप सोचिए
आपने सुख का विचार करना है। सपोज कीजिए सुख का विचार करना चाहते हो आप चौथे भाव का विचार कर रहे हो सुख का, और आप देखते हो कि आपका सुख भाव का स्वामी जो है वो 11वें भाव में गया हुआ है, तो आप कहते हो यार बड़ा अच्छा है, मेरे सुख भाव का स्वामी जो है 11वें भाव में गया हुआ है, लेकिन वो सुख भाव से अष्टम में गया हुआ है। अगर आप सुख भाव से काउंट करते हो तो वो अष्टम में गया हुआ है। आई रिपीट, मैं राशि से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस भाव से बोल रहा हूं। राशि से कंफ्यूज ना करना कि भाई राशि से अष्टम में गया है, कहा गया है, मैं भाव से बात कर रहा हूं। अगर हम सुख भाव की बात कर रहे हैं तो सुख भाव का स्वामी कहा गया है, नंबर 1 ये देखना है, लगन से कहा गया है ये देखना है। दूसरा हमको देखना है कि सुख भाव का स्वामी अपने भाव से कहा, मतलब सुख भाव से कहा गया है, सुख भाव से कहा गया है, चौथे का स्वामी चौथे से कहा गया है, वो देखना है। सर एक क्वेश्चन है इस पे। हाँ बोलो बोलो। अब जैसे सप्तम का स्वामी, मान लो सप्तम गुरु है उसका स्वामी, हाँ और वो गया है सेकंड में। देखो मैं बताता हूँ, ये कुंडली है, एग्जाम्पल देता हूँ ना ताकि आपको क्लियर हो जाए। नहीं, मैं आपने जो बताया वो समझ गया। इसके हाँ। ऊपर का मेरा क्वेश्चन है हाँ कि बोलो मान बोलो लो कि बोलो। सप्तम का स्वामी सेकंड में गया, सप्तम का स्वामी सेकंड में गया, ठीक और है, वो गुरु है, मान लो मैंने जैसा एग्जांपल दिया वो, ठीक है, गुरु गया, बराबर है। तो हाँ तो फिर वो सप्तम, आपने जैसे अभी जो बताया कि वो सप्तम की हानि करेगा, बिल्कुल। बराबर है। आप लेकिन देखिए ना, ऐसा कहा गया है ना कि यहाँ हाँ से ये वहां गया, हाँ, तो ये जो स्पाउस है उसकी तो लाइफ बढ़ाएगा। देखिए वो बात एकदम बिल्कुल सही है आपकी, वो मैं बात समझ रहा हूँ आपकी, बिल्कुल जो आप कहना चाह रहे हैं कि सप्तम का स्वामी धन भाव में गया, वो तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही भाव से आपको एक ही रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक ही भाव से आपको 6 तरह के रिजल्ट मिलते हैं। अब सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में चला गया, पहले तो आप ये सोचिए मोटा मोटा, अभी भूल जाइए कि वो वाइफ की लाभ बढ़ाएगा या क्या करेगा, या वाइफ जो है वो धन भाव में चली गई तो वाइफ के आने से धन बढ़ेगा या क्या होगा, वो भूल जाइए। अभी आप सोचिए सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया, तो फल कैसे मिलने चाहिए। तो आप कोई भी आदमी आपसे बोलेगा भाई किसी भी भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाए तो फल अच्छे मिलने चाहिए उस भाव के। क्या मिलने चाहिए अभी अब वो डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ। हम ये कहेंगे कि फल उसके अच्छे मिलने चाहिए, तो क्योंकि वो लगन से अच्छे भाव में गया है, लगन से वो अच्छे भाव में गया है, तो हम कहते हैं कि फल उसके अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन ये भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है कि वो उस भाव से कौन से भाव में गया है। अब जैसे इस भाव से, ये सप्तम भाव है आपका, यहाँ पे मान लिया 9 नंबर राशि है, सपोज कीजिए आप ये कहना चाहते हो 9 नंबर राशि का स्वामी गुरु है, दूसरे भाव में चला गया, ठीक है। हाँ। तो गया तो केंद्र में है, तो 7वें भाव में मतलब ये तो दिखाएगा कि भाई स्त्री का भाग्य होगा, स्त्री से धन की प्राप्ति होगी या सब कुछ होगा, ये तो सब चीजें होंगी, वो सब चीजें होंगी इसके अंदर। लेकिन साथ साथ में क्या होगा कि 1, 7 और 8, यानी अपने भाव से 8वां गया है वो। तो लगन के लिए तो अच्छा है। लगन कौन है? लगन है आप स्वयं, आप है जातक, आपके लिए अच्छा है, आपको फायदा करेगा। आपको पत्नी वहां का दूसरे भाव में जाना, पत्नी भाव के स्वामी का दूसरे भाव में जाना आपको फायदा करेगा, क्योंकि वो दूसरे भाव में गया है, केंद्र त्रिकोण या सेकंड भाव में गया है, 6, 8, 12 भाव में नहीं गया, तो आपके लिए तो फायदा है। लेकिन विवाह भाव से वो 8वें भाव में गया है, तो विवाह में समस्या भी वो आपको देगा समय समय पर जब उसकी दशा आएगी। आप ये सोच के मत चलिएगा कि विवाह भाव का स्वामी गुरु चला गया यहाँ पे तो आपको सारे फल अच्छे ही मिलेंगे। आपको विवाह भाव में, हाँ सेकंड हाउस का मारक होता है ना, उसका कोई फर्क? मारक से नहीं मतलब लीजिए इसका, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए, यही समझ लीजिए, यहाँ से समझिए, जैसे ये 9 नंबर राशि यहाँ पर है और इसका स्वामी गुरु यहाँ चला गया चौथे भाव में, तो हमने कहा भाई इसका स्वामी गुरु केंद्र में गया, बहुत अच्छा हो गया। तो 9वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी इसमें चला गया केंद्र में, तो हम मोटा मोटा क्या बोलेंगे, चौथे भाव से हम मकान देखते हैं, घर देखते हैं, सुख देखते हैं, 7वें भाव से हम पत्नी देखते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, तो हम उनसे कोरिलेट करके बोलेंगे कि साहब ये चीजें होंगी, पत्नी से सुख प्राप्त होगा, या इस तरह की चीजें हमें प्राप्त होंगी, या बिजनेस से हमें सुख प्राप्त होगा, बिजनेस करेंगे तो, या विदेश यात्रा में हम जाएंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, हम ये बोलेंगे मोटा मोटा। लेकिन ये अपने से तो केंद्र में गया है, लगन से केंद्र में गया है, लेकिन अपने से देखो, अपने से ये 7, 8, 9 और 10, यानी अपने से भी केंद्र में गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपके विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा है ही,
लगन से अच्छे भाव में जाना आपके लिए अच्छा है, और भाव से अच्छे भाव में जाना आपके भाव के लिए अच्छा या बुरा है। बहुत माइन्यूट फर्क है इसके अंदर। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज को देखिए, इस चीज को नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगन से मेन चीज ध्यान रखिए। लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर देख सको तो इसको भी देख लो, क्योंकि कई बार क्या है कि हम हर चीज अच्छी बताते हैं कि सब चीज अच्छा होने वाला है, लेकिन कई बार बीच बीच में दशा में कुछ चीजें हमें उल्टी भी प्राप्त होती हैं। तब वो पूछता है जी दशा तो आपने बहुत बढ़िया बताई थी, मेरा तो केंद्र त्रिकोण में गया था, ये वाला लाभ भाव में चला गया था मेरा तो ग्रह, तो दशा मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन भैया वो लाभ भाव में तो चला गया, पर अपने भाव से तो वो चला गया 8वें भाव में या 6ठे भाव में या 12वें भाव में, तो अपने भाव से थोड़ा अपने भाव को नुकसान कर दिया उसने। लगन से अच्छे भाव में गया, लगन को संतुष्ट किया। लगन से अच्छे भाव में जाना लगन को संतुष्ट करेगा, लगन है आप, आपको संतुष्ट करेगा। और भाव से अच्छे जाने में, भाव से अच्छा जाना भाव को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा तो यही है ना कि वो अब मान लो ये शादी से पहले वो दिक्कत करेगा शादी करने में, वैसा आप बता रहे हो ना? हाँ बिल्कुल कर सकता है, शादी शादी के बाद कर होने सकता है। में, हाँ, शादी एक बार शादी हो गई सपोज, हाँ हाँ उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो स्पाउस है उसकी तो लाइफ बढ़ाएगा, उसकी लाइफ में उसकी लाइफ बढ़ाएगा, बराबर है, और उससे पैसा भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे चाहे वो जो भी है वो रिमोट कंट्रोल वाइफ स्पाउस के हाथ में रहेगा पैसे का, बिल्कुल पैसे का कंट्रोल रहेगा सारा उसका, वो तो अपने पास हाँ, रखेगी सारा कंट्रोल, जब दूसरे हाँ, भाव में बैठा दिया आपने जमा धन हाँ, पे। हाँ, 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 तो वो तो सब चीजें हैं ही। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि एक भाव से आपको अनेकों फल मिलते हैं। आपका लगन से केंद्र में गया है तो आप, लगन से दूसरे भाव में गया है तो आप कह रहे हो कि भाई अच्छा फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीजें फल मिलेंगे आप। लेकिन आपको ये देखना भी जरूरी है, ये नजर डाल लीजिए। वैसे आप डालें ना डालें कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चीज का इतना, क्योंकि नॉर्मल लोग नहीं डालते हैं। बट हमारे गुरुजी थोड़ा सा इस चीज को कहते हैं कि भाई मेरे विद्यार्थी होने के नाते इस चीज को जरा सा एक बार देख लिया करो कि क्या ऐसी स्थिति भी है। तो मैं भी इसलिए आपसे बोलता हूँ कि मेरे विद्यार्थी होने के नाते आप भी एक बार इस स्थिति को देख लिया करो। बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन देख लो कि वो भाव से कौन से भाव में गया है। तो अगर भाव से वो गलत भाव में गया है तो उस भाव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे सपोज कीजिए ये सुख भाव का स्वामी है, यहाँ पर 4 नंबर राशि है, यहाँ पे 4 नंबर राशि है, ये सब मानते हैं यहाँ पे 4 नंबर राशि है। तो 4 नंबर राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा चला गया 11वें भाव। तो हम कहेंगे कि आदमी को मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, सब कुछ सुख मिलेगा, क्योंकि सुख का स्वामी जो है लाभ भाव में गया है। तो ये सारे सुख उसको मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, सब चीजें सारे सुख उसको मिलेंगे। लेकिन वो सुख भाव से 8वें में गया है, यानी सुख से 7 और 8 सुख भाव को संतुष्ट नहीं कर रहा। यानी आदमी सारे सुख लेते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा असंतुष्ट महसूस करेगा। मतलब आपने जैसे पहले बताया था कि वो उसको खुद को प्रॉपर्टी या ये सब मिली, लेकिन हाँ, वो वहां पे भोगत, वो मतलब एंजॉय नहीं कर पाएगा। ही माइट हैव टू गो समवेयर आउट। बस आप उसके बाद 3 मकान होंगे, 4 मकान होंगे, चूंकि सुख भाव का स्वामी के लाभ भाव में चला गया तो हो सके 2 मकान उसके पास हो, लेकिन क्या फायदा अगर 2 मकान के चक्कर में वो टूर में घूमता रहता हो, अपने घर का सब सुख ही ना ले पाता हो। ओके ओके ओके, गॉट तो इट। ये चीज भी आपको देखनी है कि भाव से वो ग्रह कहाँ गया है। ठीक है, उसको जितनी संतुष्टि चाहिए वो नहीं मिलेगी, फायदे सब मिल जाएंगे। हाँ फायदे सब मिलेंगे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ जाएगा। हाँ, नहीं संतुष्टि, कॉम्प्रोमाइज किसी चीज पे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा। बिल्कुल। ओके ओके, अच्छा, तो ये हुआ पॉइंट पहला। दूसरा भाव, एक दूसरी बात ये कहता है कि किसी भी भाव का स्वामी सूर्य की किरणों से अस्त हो या नीच राशि में बैठा हो तो भी उस भाव का नुकसान होता है। ये तो हमें मालूम ही है पॉइंट, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भाव का स्वामी सूर्य की किरणों से अस्त हो, सूर्य से अस्त हो गया और नीच राशि में बैठा है तो हम कहते हैं, या शत्रु क्षेत्र में गया हुआ है तो हम कहते हैं भाई भाव का नुकसान होगा, क्योंकि इसका स्वामी जो है भावेश कमजोर हो गया। हम तो भाव, भावेश और कारक तीनों चीज को देखते हैं ना। तो भाव चलो मान लिया बली मिल गया, लेकिन भावेश कमजोर हो गया, कारक कमजोर हो गया, कारक भी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, या अस्त बैठा हुआ है, या भाव भी, भावेश भी अस्त है, नीच राशि में है, तो हमारा वो उस भाव के रिजल्ट हमको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो वही ये पॉइंट में कहने चाह रहे हैं मंत्रेश्वर जी
कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भाव का स्वामी अगर सूर्य किरणों से अस्त हो, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में गया हो, तो उस भाव का हानि होती है, उस भाव की साथ संबंधी सुख प्राप्ति नहीं होती। और ये चीज इन्होंने एक बोली है कि जैसे ये होता है वैसे लगन से अष्टम जाने में भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लगन से अष्टम जाना भी गड़बड़ है और भाव से अष्टम जाना भी गड़बड़ है। लगन से छठे, आठवें, 12वें जाने में भी भाव की हानि होती है। ये पॉइंट हमारे इसके अंदर साफ साफ ऋषि पाराशर ने लिखे हुए हैं कि कोई भी भाव का स्वामी लगन से छठे, आठवें, 12वें भाव में जाएगा तो उस भाव की हानि होगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, मान लो कि जो प्लैनेट है वो अपने से, वो भाव से अष्टम में गया, लेकिन हाँ, उसकी वो तो 2 हाउस का वो ओनरशिप है उसके पास, तो हाँ, जिस ओनरशिप मतलब जहां से वो अष्टम गया वहीं का होगा ना, दूसरे का नुकसान नहीं होगा ना? हाँ, हाँ, जहां से अष्टम गया। अभी जैसे आपने देखा है गुरु तो 9वां जो 7वें में था तो वहां से नुकसान होगा, लेकिन वो 10th हाउस का नुकसान नहीं करेगा। देखिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि सुख भाव का स्वामी केंद्र में लाभ भाव में चला गया, तो सुख भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया तो ठीक है, वो आप लाभ लगन से तो 11वें भाव में चला गया तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन सुख भाव से अगर काउंट करें उनसे तो सुख भाव से कहाँ गया, वो 8वें भाव में चला गया। नहीं वो बराबर है, लेकिन जैसे अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें चंद्र था, इसलिए वो तो एक ही भाव का स्वामी है। आपको लेकिन राशि मैंने से जो काउंट बताया नहीं आपको, करना है, जैसे आपको गुरु, भाव से काउंट करना है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि हाँ, राशि से काउंट मत कीजिए, भाव से काउंट कीजिए। आप अगर 7वें भाव की बात कर रहे हैं तो सीधा ये देखिए कि 7वें भाव से वो कहाँ गया है। हाँ, लेकिन 7वें भाव 7वें का भाव जो उसकी स्वामी राशि है, वाशी से मत काउंट कीजिए आप। 7वें, अच्छा मतलब 7वें का स्वामी 10 का भी हो जाएगा तो 10 को उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, 7 को फर्क पड़ेगा। हाँ, दैट्स बस, व्हाट आई वांट टू से, ओके वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुंडली के अंदर जब देखते हैं, नॉर्मली हम इस पॉइंट को बड़ा इग्नोर करते हैं, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इस भाव चिंता के अंदर सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर इस पॉइंट को मैं मैक्सिमम बोलता हूँ कि जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 8वें, 12वें स्थान को देखो आप। यदि वहां पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव का सर्टेनली नाश होगा। जिस भी भाव का विचार करना हो, मान लीजिए कि आपको 7वें भाव का विचार करना है तो 7वें से छठा, 12वां देखो, 7वें से 8वां दूसरा भाव देखो, 7वें से 12वां छठा भाव देखो। इन तीनों भावों में यदि पाप ग्रह हो या पाप ग्रह का प्रभाव हो तो सप्तम भाव की निश्चित रूप से हानि करेंगे। तो यह ध्यान आप रखिए कि जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव हो या तीनों में पाप ग्रह हो तो उस भाव की हानि निश्चित रूप मतलब से होगी। तीनों का साइमल्टेनियसली या इन तीनों में साथ साथ ही होना जरूरी है? ऐसा है ना, 2 में मान लिया आपके पाप ग्रह बैठे हैं, 1 में पाप ग्रह का प्रभाव है। नहीं, मान लो 2 में पाप ग्रह है, 1 में कोई हाँ, पाप प्रभाव नहीं है तो? हाँ, तो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, वो थोड़ा फिर कम हो जाता है। अगर तीनों में हो या तीनों में हो तो फिर तो सर्टेन है, तो सर्टेन है। तीनों में हो। हाँ, बोलो बोलो। तो जैसे 10th हाउस का विचार करना है, हाँ, और 10th से अगर हम छठा देखें हाँ, तो वो आपका 3rd हाउस हो जाता है और वहां राहु बैठा हो, और हाँ, 8th हाउस में मान लीजिए शनि बैठा हो हाँ, वहां से, और आपके उसके 11th यानी 9th हाउस में केतु बैठा हो तो 10th हाउस का नुकसान होगा पक्का। ओके। उससे कोई रोक नहीं सकता। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऋषि पाराशर जी ने मंत्रेश्वर को बताया था कि जब भी किसी भाव की स्टडी करो तो उस भाव से छठा, 8वां, 12वां भाव देखो। अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में तीनों भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों या तीनों भाव में पाप ग्रह ना भी बैठे हों, पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव की हानि करेगी। फिर दूसरा उन्होंने ये भाव बताया, ये तो हमने देखा ही है कि किसी भाव का स्वामी यदि लगन से छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और सर जिस भाव का विचार करना अगर उसमें भी पाप ग्रह हो तो 100% है कि उसका तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार हो गया। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भाव को नाश करने वाले निम्नलिखित हैं।
किसी भी भाव को पकड़ लीजिए आप चौथे को पकड़िए, पांचवें को पकड़िए, सातवें को पकड़िए। आपसे कोई पूछता है जी मेरे सातवें भाव का, मतलब आपने किसी कुंडली देखनी है, आपने देखना है इसे सातवें भाव का नाश कब है, सातवें भाव की प्रॉब्लम इसे कब आएगी इस बंदे को। तो जब भी उस भाव से अष्टम भाव के स्वामी की दशा आए तो सातवें भाव से प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, अगर वो वाला स्वामी कमजोर है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सातवां भाव आपका अच्छा है, आपने कुंडली में देखा कि सातवां भाव अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाव भी ठीक है, भावेश भी ठीक है, कारक भी ठीक है, आपने कहा भाई तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन सातवें भाव से आठवें भाव का स्वामी अगर कमजोर है, सातवें भाव से आठवें भाव का स्वामी अगर कमजोर है और उसकी दशा आ गई तो आपको सातवें भाव में प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। आपको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दिखाई देगी, चाहे सातवां भाव आपका देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपको सातवें भाव की प्रॉब्लम होगी। आप कहोगे यार सातवां भाव तो मेरा बहुत अच्छा है, ये समस्या कहां से आनी शुरू हो गई है? क्योंकि सातवें भाव के आठवें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, और जो सातवें से आठवां भाव है वो बली नहीं है, कमजोर है, दुर्बल होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए। अगर बली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी यदि दुर्बल हो तो अपनी दशा में, अंतरदशा में विचारणीय भाव संबंधी हानि करेगा। इसी प्रकार से हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है बस इसमें, और अगर मान लीजिए कि जो जिस भाव का विचार करना उससे अष्टम में स्वामी की दशा चली, तब तो ऑब्वियसली उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो 8th हाउस एक्टिवेटेड है, क्योंकि वहां पे कोई जो ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह उसकी दशा चल रही है, तो भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, आपको आप ये देखिए, एक कुंडली इसमें वो लगा लेते हैं, एग्जाम्पल लगा लेते हैं, देखिए उससे आपको ज्यादा आइडिया पड़ेगा। आपको सीधा सीधा बस यही देखना है, जैसे ये कुंडली आपकी बनी हुई है। सर मैं बताऊं कुंडली? हाँ बताओ बताओ बताओ। तो वृषभ लगन की कुंडली ले लेते हैं। चार, यहाँ पे राहु है। कहाँ पे? तीसरे घर में। तीसरे घर में राहु। तीसरे घर में, तीसरे हाउस में जी। इधर केतु है। फिर आपके हाँ और केतु के साथ वीनस है, शुक्र है जी। 10th हाउस में, हाँ 10th हाउस में सूर्य, मंगल और मरकरी हैं। 10th हाउस में तो आपने ये बताया ना, केतु और शुक्र। सूर्य, मंगल और मरकरी। और आपका 5th हाउस में सैटर्न है, जुपिटर है और चंद्रमा है। और मान लीजिए हमें 10th हाउस का विचार करना है। अब 10th का विचार करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, फार्मूला क्या है? तो सर पहले तो ये देखना है कि 10th हाउस का, तो 10 से अगर 6 अष्टम, 10 से अष्टम, विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी। तो विचारणीय भाव से अष्टम भाव देखिए कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 सूर्य। सूर्य हुआ 1 2 3 से तो बुध होगा सर, हुआ ना? सर बुध आएगा ना, 10वें भाव से देख, 10वें भाव से आएगा। हाँ 10वें भाव से देख रहे हो ना, सॉरी 10वें भाव से देख रहे हो। तो 10वें भाव से आपका अष्टम भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। बुध, ठीक है। और बुध अस्त है। बुध अस्त है, तो बुध की दशा जब आएगी ना, जी जी, तो 10वें भाव का नुकसान होगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए बृहस्पति की, चंद्र की या शनि की आई तो? बृहस्पति की दशा में तो आपको देखिए, बृहस्पति दशा में क्या आपका ये 10वां भाव एक्टिव होता है दशा से? 1 2 3 4 5, अब 5वां भाव एक्टिव हो रहा है आपका बृहस्पति दशा में। तो बृहस्पति दशा में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति तो अच्छा ग्रह है ना, वो शुभ ग्रह की दशा है, तो वो जॉब में स्थिरता लाएगी आप। और वो 10वें से लाभ स्थान भी है सर। अच्छा, अंकुर ने ज्वाइन कर लिया बीच में? हाँ सर, मैं पहले ही कर लिया था। अच्छा हाँ, मैं वही सोच रहा था, नमस्कार के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कहने का ये है, आप ये समझ के चलिए, वो तो शुभ ग्रह की दृष्टि होगी भाव के ऊपर, वो तो आपको बल निकालना है। देखिए बल में जो अभी कुंडली आपको देखना सिखाऊंगा मैं गोचर के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे
भाव का बल निकालते हैं, भावेश का बल निकालते हैं, कारक का बल निकालते हैं और फिर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप अभी इतना मोटा मोटा मान के चलिए कि यदि जो भी विचारणीय भाव है उससे अष्टम भाव का स्वामी की दशा हो और वो निर्बल हो, अगर वो निर्बल हो, पहली शर्त ये है, अगर निर्बल नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पर जैसे कि बुध की बात करें तो बुध तो इनका 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, हाँ, कर्म भाव में ही बैठा हुआ है, और ये चूंकि अष्टम का लॉर्ड होके कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो बुध का महादशा इनको मतलब वैसे ही खराबी प्रभाव देगा या 10th हाउस में बैठने की वजह से जब वो वहाँ के जो सर ये चर कारक है, स्थिर कारक है, तो क्या ये सर वहाँ के लिए अच्छा होंगे सर? नहीं, कारक अच्छा कहाँ से हो गया वो वाला भाई, वो अभी तो खाली इतना बोला है इसके अंदर। आप देखना जो सिद्धांत मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि वो सिद्धांत तो सर समझ गए, मतलब बस उतना ही याद रखिए आप खाली। हाँ, वो आपका पॉइंट जो आप जो बोलना चाह रहे हो वो वाला पॉइंट आपके आगे आ रहा है नेक्स्ट पैरे के अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, विचारणीय भाव से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, दृष्टिकोण तो मैंने पढ़ाया नहीं ना आपको, चलिए नहीं सर, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको D3 वगैरह 4 तब बताऊंगा। विचारणीय भाव से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, यानी जिस भाव का विचार करना हो, जैसे आपका प्रोफेशन का ही विचार करना हो जी तो जी। वहां से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी को देख लेते हैं। अगर वो स्वामी कमजोर है तो उसकी दशा में भी उस भाव का नुकसान होगा। इसी प्रकार से विचारणीय भाव से 6ठे 7वें 8वें भाव के स्वामी, ये भी देखना है यदि दुर्बल हो। कंडीशन ये है कि दुर्बल हो, अगर दुर्बल हो तो अपनी अंतर्दशा में विचारणीय भाव संबंधी हानि करेंगे, चाहे विचारणीय भाव एक्टिव हो रहा हो या ना हो रहा हो। देखिए, किसी भी भाव के रिजल्ट जब मिलते हैं जब उस भाव में बैठे ग्रह की दशा होती है या उस भाव को देखने वाले ग्रह की दशा होती है। अगर ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है तो उस भाव के स्वामी की दशा होती है, तभी तो रिजल्ट मिलेंगे किसी भाव के। यहाँ जो 7th हाउस को इंक्लूड किया गया वो मारक भाव के अकॉर्डिंग किया गया है। हाँ, ओके, ठीक है। तो 6ठे 7वें 8वें भाव के स्वामी यदि तो दुर्बल हो, दुर्बलता उनके लिए बहुत जरूरी है कि दुर्बल होने चाहिए, पीड़ित होने चाहिए, तभी आप देखेंगे कि चाहे उस भाव वो भाव आपका एक्टिव हो रहा हो या ना हो रहा हो दशा के अंदर, जिस ग्रह की दशा चल रही है वो दशा आपके उस भाव को एक्टिव नहीं भी कर रही होगी तो भी उस भाव के रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहां तक समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया सर, पीड़ित होना चाहिए, वो निर्बल होना चाहिए। विचारणीय भाव से अगर आपको दशम भाव के विचार करने हैं तो दशम भाव के फल आपको कब मिलेंगे? या तो दशम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में मिलेंगे, या दशम भाव को देखने वाले ग्रह की दशा में फल मिलेंगे, या मैक्सिमम कोई ना बैठा हो ना कोई देख रहा हो तो दशम भाव के स्वामी की दशा में फल मिलेंगे। इसके अलावा दशम भाव के फल मिल सकते हैं अगर इन किसी की दशा भी ना हो। किसकी दशा हो? दशम भाव से 6ठे 7वें 8वें भाव के स्वामी की दशा हो और वो निर्बल हो, तो उनकी दशा में भी 10वें भाव की हानि हो सकती है। आप सोचेंगे 10वां भाव तो एक्टिव है ही नहीं, दशा चल रही है, 6ठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, 7वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है और 10वां भाव तो एक्टिव है ही नहीं, 10वें भाव के नुकसान क्यों हो रहे हैं? प्रोफेशन में आपके क्यों अप डाउन आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि 10वें से 6ठा वाला जो है वो आपका 10वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? जी सर, मतलब चाहे दशा हो चाहे अंतर दशा, अगर इनका आ गया कुछ तो भी हो, चाहे दशा अंतर दशा हो, जी चाहे जी वो भाव एक्टिव हो रहा हो या ना एक्टिव हो रहा हो। जी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भाव जब एक्टिव होगा, जब किसी ग्रह की अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी तभी भाव के रिजल्ट मिलेंगे, ये हम तो मानते ही हैं सारे। और हम ये भी मानते हैं कि किसी भाव के रिजल्ट कब मिलते हैं? जब उस भाव में बैठा हुआ ग्रह की दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, या उस भाव को देखने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, तभी फल मिलते हैं। या दोनों ही ना बैठे हो, दोनों ना कोई देख ना रहा हो ना कोई बैठा हो, तो उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में फल मिलते हैं। ये 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन जब लागू होती है जब विचारणीय भाव से 6ठे 7वें 8वें भाव में बैठे स्वामी की दशा हो और वो दुर्बल हो, तो भी विचारणीय भाव के रिजल्ट मिल जाएंगे, चाहे भले ही विचारणीय भाव में बैठे ग्रह की दशा है या विचारणीय भाव को देखने वाले ग्रह की दशा है या नहीं है। क्लियर हुआ आपका ये वाला पॉइंट? जी सर। मनीषा जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अंकुर? यस सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा ठीक है। देसाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ, अच्छा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। उसके बाद
अब देखिए बहुत चीजें हैं इसके अंदर जो ऋषि पाराशर जी ने बताई हैं कि विचारणीय भाव से अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बार बार बताना जा रहा हूं कि एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा आपके सामने कि आपको दशा फल किसी भाव के जब मिलेंगे तो कुछ फल ऐसे मिलेंगे आपको, आप सोचोगे यार कि ना तो इस भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, ना इस भाव के स्वामी की दशा चल रही है, ना इस भाव को देखने वाले ग्रह की दशा चल रही है, तो उस भाव के फल मुझे मिल क्यों रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं कि उससे छठा सातवां आठवां जो भाव है उसका स्वामी निर्बल है, या जो उससे अष्टम में भाव है उसका स्वामी निर्बल है, या विचारणीय भाव से तीसरे छठे 11वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों। ये भी ध्यान रखिए, अगर 10वें भाव से तीसरा छठा 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो वो अपनी दशा में विचारणीय भाव संबंधी सुख उत्पन्न करेंगे। यहां पर ये भी है, आप ये भी देख लीजिए कि हो सकता है कि दशम भाव आपका बहुत कमजोर हो। सपोज कीजिए दशम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, दशम भाव में बल नहीं है, दशम भाव का स्वामी में बल नहीं है, दशम भाव के कारक में बल नहीं है। आपने कहा दशम भाव तो बहुत कमजोर है आपका, आपके जीवन में तो अप एंड डाउन आता ही रहेगा। लेकिन ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि बीच बीच में उसको अच्छा रिजल्ट मिले। वो कहाँ से रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसको? उसके जॉब में प्रोग्रेस भी होगी, उसको उसका प्रमोशन भी मिल जाए, तो वो कहाँ से मिल जाएगा? तो वो मिल सकता है कि दशम भाव से यदि तीसरे छठे 11वें भाव में, 10वें भाव से तीसरे छठे 11वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठा हो और उसकी दशा हो तो वो विचारणीय भाव संबंधी सुख उत्पन्न करेगा। क्योंकि 3, 6, 11 उपचय भावों में आते हैं ये वाले। ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो ये हुआ कि विचारणीय भाव से यदि तीसरे छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो वो अपनी दशा में विचारणीय भाव संबंधी सुख उत्पन्न करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। विचारणीय भाव से छठा सातवां आठवां भी देखना है आपको कि वो दुर्बल ना हो। अगर वो दुर्बल होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 3, 6, 11 में अगर अशुभ बैठे हों, सॉरी, और वो अशुभ ग्रह की दशा आ जाए और वो बली हो अशुभ ग्रह आपका षट बल में, तो वो सुख उत्पन्न करेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कोई क्लियर नहीं हो बताइए कि उसको मैं अभी फिर दोबारा क्लियर कर देता हूं। मनीषा जी समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर, समझ आ गया। आकांक्षा? जी सर, समझ में आ गया। सर प्रकृति मुझे जी? एक डाउट है सर। हाँ मैं बताता हूँ 1 मिनट। प्रकृति जी हाँ जी अनम्यूट सर। कर लीजिए। हाँ समझ में आया बात ये? हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। जैसे मेरे गुरु की दशा चल रही है, गुरु और केतु, तो उसको मैंने लगन बनाया, तो उसके आ रहे 11वें भाव में सूर्य, तो तभी रिजल्ट मिलेगा मुझे? नहीं, आपने समझा नहीं आपकी बात में। आप मुझे जरा कल फोन करके बताइएगा ना। आपकी अपनी कुंडली है क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मुझे कल फोन करके बताइएगा। मैं कल फ्री हूँ घर पे, मुझे फोन कर लीजिए सुबह 11 बजे, तो मैं आपको सर मैं बताऊंगा। भी फोन करूंगा सर कल 11 बजे। अच्छा ठीक है। ओहो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना। लेकिन मैं ना अभी पॉइंट समझ लीजिए आप ये वाले, कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि विचारणीय भाव से तीसरा छठा 11वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हो और वो पाप ग्रह बली हो तो वो अपनी दशा में, बली किसमें, षट बल में, तो अपनी दशा में विचारणीय भाव संबंधी सुख उत्पन्न करेगा। नंबर 2, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी के जो शत्रु हैं वे अपनी दशा अंतर्दशा में विचारणीय भाव को बिगाड़ेंगे। ये तो पॉइंट हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी भाव का विचार हमें करना है, चौथे भाव का विचार अगर हमें करना है या 5वें भाव का विचार करना है, तो 5वें भाव के शत्रु की दशा अगर चल रही है तो 5वें भाव का वो भला नहीं चाहेगा। अगर 5वां भाव एक्टिव हो रहा है तो वो उसका भला नहीं चाहेगा, मतलब वो 5वें भाव को देख रहा है कहीं से, तो वो पॉइंट इसमें है। ये पॉइंट कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, ये तो सिंपल से याद रखिए कि
जिस भी भाव का विचार आपने करना होता है, उस भाव के शत्रु की दशा अगर होगी तो वो उस भाव संबंधी हानि होती है, उस भाव की वृद्धि नहीं होती। अगर उस भाव के मित्र की दशा होगी तो वो उसका भला कर जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताया है, ये तो मतलब इसमें बोला गया है उन्होंने कि ये बताया जा चुका है कि पाप ग्रह जहां बैठते हैं, जिसको देखते हैं, जिसकी बगल में बैठते हैं, उन भावों में हानि करते हैं। तो ये सिद्धांत आप लेके चलिए, इसको लेके आपको चलना है। उसके बाद बैठा है कि जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उसकी समृद्धि होती है, और लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो उस भाव के स्वामी को फल को बढ़ाता है। जैसे देसाई साहब बोल रहे थे कि लग्नेश किसी भी भाव में जाएगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा, समृद्धि करेगा, और जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा होगा तो उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ा देगा। लग्नेश अगर दूसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो दूसरे भाव के फल भी बढ़ा देगा, तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो तीसरे भाव के फल भी बढ़ा देगा। तो जिस स्वामी के साथ बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसके भाव के फल भी बढ़ा देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव के फलों को भी इंक्रीज करेगा लग्नेश। ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह अधिक फल उस घर का दिखाएगा जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है। जी, आपने पहले भी बताया था सर, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है, ग्रह उसका प्रभाव लेके ज्यादा चलता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव लेकर चलता है हमेशा। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रह है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर, छठे में है, आठवें में है, 12वें में है, किस में है, वो ध्यान देना है, क्योंकि उसके ऊपर वो ध्यान अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव वो लेके चलता ही चलता है। तो वो छठे में उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी तो उसे हम सस्टेस बोलेंगे, ये छठे भाव का फल वो करेगा, उसको करना होगा उसको। तो ये ध्यान रखना है कि जिन भावों की, जिन ग्रहों की दो ग्रहों की राशियां हैं वो उस घर का फल अधिक दिखाएगा जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि। अब इसके अंदर एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा इसमें दो पैरा हैं इसके अंदर, लेकिन मैं पहला पैरा आपको समझाता हूँ, दूसरा आपको अभी शायद ना समझाए, लेकिन समझाऊंगा मैं फिर भी। कि ये कहता है किन ग्रह की दशा अंतर्दशा में, अभी हम यहाँ तक लेके विराम लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भाव चिंता को आप चाहे भले ही कल का लेक्चर भी लगाइए लेकिन समझ लीजिए ठीक से। ये समझ गए ना तो बस समझ गए, सब कुछ समझ गए। और ये समझने में बहुत टाइम लगता है, मैं आपको बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे आप। इन के बारे में जितना बार आप पढ़ते जाएंगे, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगा, उतनी बार आपको अर्थ अलग दिखाई पड़ेगा इसका, उतनी बार ही अर्थ अलग दिखाई पड़ेगा जितनी बार आप पढ़ेंगे। सर आप पीडीएफ दे चुके हैं इसकी? हाँ, पीडीएफ आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। तो इसको मतलब संभाल के रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं किसी चीज। किन ग्रह की दशा अंतरदशा में किन किन भावों का नाश होगा। अगर मान लिया किसी ग्रह की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, सपोज कीजिए शनि की अंतरदशा चल रही है, तो किन भावों का नाश होगा, तो वो बताते हैं। क्या बताते हैं उसके बारे में उन्होंने दो बातें कही। एक तो जो भावेश का अधिशत्रु हो उसकी दशा में, अधिशत्रु क्या होता है सर? ये पंचधाम मैत्री का टर्म है। पंचधा मैट्रिक का टर्म है, तात्कालिक मित्र भी उसके अंदर लेते हैं और नैसर्गिक मित्र भी, मित्रता भी लेते हैं। अगर कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु हो और तात्कालिक रूप से भी अशत्रु हो तो वो उसको अधिशत्रु बोलते हैं, अधिशत्रु बोलते हैं। और अधिशत्रु जो तात्कालिक रूप से शत्रु या मित्र जो होता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक रूप से मित्र होता है। किसी भी ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठा ग्रह तात्कालिक मित्र होता है। और उसके अलावा अगर भी ग्रह बैठा हो तो वो तात्कालिक शत्रु होता है। इवन 7वीं कोई ग्रह बैठा हो तो वो तात्कालिक शत्रु बन जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में किन भावों का नाश होगा। नाश से समझिए मतलब आप ये नहीं, पुराने जमाने में शास्त्रों की लैंग्वेज ऐसी नाश की होती थी, लेकिन आप नाश मत समझिए, आप सोचिए कि भाव की हानि होगी। किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में किन भावों की हानि होगी, अगर आपने वो निकालना हो तो आप ये देखिए कि उस भावेश का अधिशत्रु ग्रह कौन है। तो चौथे भाव का आपने देखना है, तो चौथे भाव का अधिशत्रु ग्रह आप निकालेंगे, चौथे भाव के स्वामी का अधिशत्रु ग्रह कौन है, उसकी दशा में आपको चौथे भाव की हानि मिलेगी। ये आपने देखना है इसके अंदर कि किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा हो उन किन भावों का उसमें हानि होगी। इस संबंध में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो भावेश का अधिशत्रु ग्रह हो उस अधिशत्रु ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भाव का हानि होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस ग्रह के अपने अष्टक वर्ग में शून्य बिंदु हो, मान लीजिए शनि की महादशा है
और शनि का अष्टक वर्ग तो आपको मैं अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो आप ज्वाइन कर ना ये लीजिएगा। पॉइंट छोड़ दीजिए सर आप, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा लोग। हाँ, नहीं, कंफ्यूज फिर है। भी बहुत बड़ा चक्कर फिर भी है। एक बार समझा दे, जितना समझ में आए समझाने दीजिए ना। कुंडली में सॉफ्टवेयर के अंदर अष्टक वर्ग बने होते हैं। अष्टक वर्ग अलग है। हालांकि मैं अष्टक वर्ग आपको मतलब मैं अभी शुरू कर रहा हूँ कोर्स इसका अगले महीने से, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो करिए। उसके अंदर 2 महीने का कोर्स है खाली, और बहुत सिंपल है। टाइमिंग कैसा रहेगा उसके ऊपर? टाइमिंग तो वही शाम को ही करेंगे, वही करेंगे, सैटरडे संडे वगैरह में करेंगे। 7 बजे के बाद वाला टाइमिंग? हाँ, कोई भी आप वही करेंगे। सुबह के 5 बजे तक कभी भी रख लीजिए, चलेगा। वही करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शनि की अंतर्दशा चल रही है, या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है किसी ग्रह की, और उसके अष्टक वर्ग में, हर ग्रह का एक अपना अष्टक वर्ग होता है। वो अष्टक वर्ग सॉफ्टवेयर के अंदर दिया होता है। अगर आपने उसमें ढूंढेंगे तो आपको शनि का अष्टक वर्ग मिल जाएगा, शुक्र का अष्टक वर्ग मिल जाएगा। तो आप देखिए कि शनि जिस राशि में बैठा है वहां पर कोई बिंदु है या नहीं है, पॉइंट कोई है या नहीं है। शनि जिस राशि में बैठा है, शनि का दिया हुआ पॉइंट, बाकी ग्रहों का दिया हुआ पॉइंट, शनि का दिया हुआ पॉइंट नहीं, बाकी ग्रहों का दिया हुआ पॉइंट। ओके। मतलब शनि जिस राशि में बैठा हुआ है वहां पे, शनि जिस घर में बैठा है या शनि जिस भाव में बैठा है, उस भाव में कोई शुभ बिंदु है या नहीं है। अगर वहां पे नहीं है सर, एक मिनट, आप वो जो कुंडली वाला खोलेंगे और उसमें से थोड़ा सा दिखा देंगे। हाँ, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको इसका क्लियर करता हूँ। पहले थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देता हूँ इसका भी आपको, ठीक है। ये वाला क्लियर करता हूँ। यहाँ तक जो प्रश्न हो उनकी बात कर लीजिए, फिर हम कुंडली खोलते हैं। 1 सेकंड, कुंडली में खोल देता हूँ। शायद मैंने वो लगा रखा है। कल बाकी हम लोग भाव चिंता को कंटिन्यू रखेंगे, और भाव चिंता को खत्म करना है कल हर हालत में, ताकि गोचर स्टार्ट कर सके। कुंडली इसमें ले लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं ऐसी बना कर दिखा देता हूँ। आप पराशर लाइट में मिल जाएगा ना सर? पराशर लाइट में मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पराशर लाइट में आप देखिएगा अष्टक वर्ग, तो चार्ट्स में जाके ना, जहाँ चार्ट्स लिखा होता है ना ऊपर, मुझे तो पता है कहाँ मिलता है वो। हाँ, मुझे पता मैं है। उसको मैं 1 मिनट खोल नहीं पा रहा, मैं देख रहा हूँ जरा, अगर मिल जाए तो मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट्स के अंदर मतलब क्या होता है, जैसे शनि, ऐसा चार्ट मिलेगा आपको, शनि का ये अष्टक वर्ग आपको मिलेगा। उसमें डिफरेंट राशि होंगी। अरे ये तो मिट ही गया। देसाई जी आप एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, सबके समझने के लिए हो जाएगा सर का शायद। हाँ, वो भेज दीजिएगा। वो मैं वो आपको ना जब कुंडली दिखाऊंगा तो मैं अष्टक वर्ग भी आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट भावों में डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं ग्रहों में। किसी भाव में 4 पॉइंट हैं, किसी भाव में 3 पॉइंट हैं, किसी भाव में 5 पॉइंट हैं, किसी भाव में 6 पॉइंट हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 0 पॉइंट है, किसी में 2 पॉइंट है, किसी में 1 पॉइंट है। ऐसे पॉइंट दिए होते हैं इसके। शनि का, आपने शनि का बताया, सपोज ये आप शनि का बता रहे हैं, जहां शनि बैठा हुआ है जिस भाव में, ओके, अगर वहां पे पॉइंट कम है, 1 पॉइंट ये है आपका या 0 पॉइंट आपका है, तो आपका उसकी दशा में बहुत प्रॉब्लम होने वाली। मतलब नहीं सर, लेकिन अष्टक वर्ग क्या होता है? 2 होता है, एक तो समुदय अष्टक, मतलब सब मिला के जो आता है वो। ये भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। आप भिन्नाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ। समुदाय तो मैं अलग से देखना है। हाँ, भिन्नाष्टक में क्या है ना, शनि जो है अपने अष्टक वर्ग में, शनि टोटल मिला के 39 पॉइंट्स देता है। तो शनि के अष्टक वर्ग में 39 पॉइंट्स को अगर आप 12 भावों से डिवाइड करो तो 3 पॉइंट समथिंग का एवरेज आता है। बराबर है। यानी एक भाव के अंदर 3 पॉइंट भी अगर आपके आ गए, 3 या 4 पॉइंट आ गए, तो आप सोचोगे भाई इसका यहाँ पे गोचर शनि का ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसी पॉइंट में अगर 3 से पॉइंट कम है, 3 या 3 से कम पॉइंट है, तो आप कहोगे शनि जब इस भाव से गोचर करेगा तो अपना वो नुकसान करेगा अपनी दशा में। ओके, तो ये मैं अष्टक वर्ग, हाँ, जैसे कि किसी को 2 पॉइंट मिला हुआ तो क्या बोला आपने? तो वो नुकसान करेगा। मतलब जब भी वो गोचर करेगा उस राशि के अंदर शनि, तो
वहां नुकसान करेगा, उस भाव वो राशि जिस भाव में है उस भाव का अच्छा। नुकसान करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मकर राशि में है तो मकर राशि से गोचर करेगा तो नुकसान करेगा। अगर मकर राशि में उसने 2 पॉइंट मिले हुए हैं उसके अष्टक वर्ग में, या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट मिले हुए हैं, तो मकर राशि जिस भाव में है आपकी कुंडली के, उस भाव का नुकसान जी। करेगा। वो मकर लेकिन भाव में। शनि का गोचर तो 3, 6, 11 में ऐसा कुछ है ना। वो चंद्रमा से है, वो अलग हाँ, चीज है, अष्टक वर्ग का नहीं है। हाँ, चंद्रमा से वहां तो वो- वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना गोचर। हम आप जो जिस बता रहे हो जो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आप चेक करिएगा उसको। वो मुझे नेक्स्ट चैप्टर मेरा वो चंद्रमा का गोचर वाला है, वही पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो सारी चीजें। वो भी आपको जी, जी। देखना होता है कि चंद्रमा से गोचर आपका ठीक है नहीं ठीक है, वो भी सब चीजें, बहुत सारी चीज देखनी होती है। अभी आपको सारा पढ़ाऊंगा, अगर मैं शुरू में ही एक साथ बता दूंगा आपको तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कोई इश्यू नहीं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मतलब उसी ढंग से पढ़ाया जाए जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। तो ये हम लोग आप बताइए इसके अंदर कि ये तो अभी कल चलेंगे हम लोग। यहाँ तक आकांक्षा जी, मनीषा जी, किसी के कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछो। हाँ, अब जैसे आपने बताया किसी भाव से अष्टम वाला जो है कि वो उसके शत्रु की अंतरदशा है, ये वाला पॉइंट था। नहीं, आगे एक पॉइंट है ना, आदि शत्रु की बात कर रहे हैं अच्छा, शायद। आदि शत्रु की बात कर रहा हूँ। हाँ, मान लो आपने नहीं बताया कि ये हाँ, शत्रु हाँ, की जब अंतरदशा चलेगी उस भाव से जो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बराबर है। हाँ, जो उसका शत्रु है, मतलब जो उस भाव का स्वामी है उसका शत्रु है और उसकी अंतरदशा चलेगी तो उस भाव में हानि होगी या प्रॉब्लम आएगी उस भाव के रिलेटेड, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मान लो कि लेकिन वो जो है वो लग्नेश का मित्र है, तो उस भाव का जो स्वामी है उसका शत्रु है लेकिन लग्नेश का मित्र है। नहीं, लग्नेश का मित्र हो, देखिए वही आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात तो लग्नेश का मित्र जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, लग्नेश के मित्रों की दशा तो हमेशा अनुकूल दशा होती है, वो जैसे बताया इसके अंदर। हाँ, अब इसीलिए यही क्वेश्चन आया ना। मैं आपने क्या बोला, जैसे जो भावेश है उसके शत्रु की अंतरदशा में उस भाव के रिलेटेड हानि होने वाली है। यस, बराबर है। लेकिन वही प्लेनेट जिसकी अंतरदशा चल रही है वो लग्नेश का मित्र है। आप ऐसा करते हैं ना, आपकी बात में समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि अगर वो प्लेनेट लग्नेश का मित्र है तो क्या करेगा, ये आप बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ, बराबर, वही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें बनाते हैं, किसी कुंडली में डिस्कस करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि लग्नेश का मित्र है तो काउंटर भी तो हो सकता है ना, इससे अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है। कोई भी कुंडली बोल दीजिए अपनी जरा। हाँ जी, कन्या लगन ले लो। कन्या लगन 6, 7, 8। हाँ, ग्रह बोलिए जरा। सेकंड में केतु। हाँ, गुरु और बुध 8 नंबर में। हाँ, हाँ, गुरु और बुध। हाँ, इसमें सूर्य 9 में। 9 में सूर्य। इसमें शुक्र 10th में। 10th में शुक्र। 12th में चंद्रमा। 12th में चंद्रमा। 1 में केतु, नहीं सॉरी राहु। 1 में राहु। और इसके बाद में 4th में शनि और 5th में मंगल। हाँ, दिशा साहब अब बोल। मेरा ये कहना है कि मान लो कोई भी अब आपने एक प्लेनेट लिया, इसमें एग्जांपल में लीजिए, कोई सा प्लेनेट लीजिए आप। अब कोई सा प्लेनेट लीजिए। सूर्य का शत्रु है शनि। हाँ, बराबर है। अब हाँ, उसकी अंतरदशा आई तो सूर्य तो उसके जो 12th हाउस है वो हाँ, भाव का हानि होगी, ऐसा आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। लेकिन मान लो कि ये शनि मानो कि बुध का मित्र है, लग्नेश का मित्र है। हाँ, तो फिर क्या होगा? हाँ, वही चीज पे आ रहे हैं। वो आपका पॉइंट मैं वो समझा आप क्या कहना चाह रहे हो।
ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं, जैसे अब मैंने आपको बताया कि लग्नेश, कोई भी भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में जाए तो भाव की हानि होती है। लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में जाए तो छठे, आठवें, 12वें भाव में जाने के बाद भी उस भाव की समृद्धि करेगा। ये तो ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि लग्नेश के लिए एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से ये होता है कि अगर इसमें वो लग्नेश का मित्र है तो वो हानि नहीं करेगा। अच्छा, बस बस वही, मतलब सुपरसीड लग्नेश जो है उसका लग्नेश मित्र से- है तो वो उसको सुपरसीड करेगा, वो आगे तो- उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, ऐसा। वो तो हर जगह सुपरसीड करेगा। लग्नेश के तो अगर ओ। मित्र होंगे तो वो तो हर जगह सुपरसीड करेगा। ओके ओके ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लग्नेश के मित्र की जो भी अंतर्दशा है उसमें हानि होनी नहीं है। कतई नहीं होनी, वो तो मैंने आपको बिल्कुल लिखवाया भी है उसके अंदर। हाँ हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मरकरी जो होता है हाँ। वो आपका शनि का भी मित्र होता है हम्म और सूर्य का भी मित्र है, बल्कि उसकी शनि से ज्यादा बनती है और सूर्य से कम। शनि का तो मित्र है, लेकिन बुध जो है सूर्य को तो मित्र मानता है, पर सूर्य बुध को जी। मित्र नहीं मानता। सूर्य बुध को सम मानता है खाली। हाँ हाँ, सूर्य इसको मित्र नहीं मानता बुध को।